हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का थर्ड पार्ट। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मिलेगा विद कंटेंट। जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। नवंबर मंथ का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। ठीक है, हमारी जो मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस आती हैं वो 3 पार्ट में आती हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होगा। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि 3 पार्ट में हमारी मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस आती हैं। ठीक है, और आप लोग मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं। और लास्ट 6 मंथ का हमारा मई से अक्टूबर तक का अगर आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है तो ये जाके आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। टॉपिक वाइज कवर किया गया है इसमें लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। टॉपिक वाइज का मतलब है कि अलग अलग न्यूज ली गई हैं। आरबीआई न्यूज अलग है, बैंकिंग न्यूज है, जीडीपी प्रेडिक्शंस है, अपॉइंटमेंट्स है, एग्रीमेंट्स है, फाइनेंशियल सेक्टर्स के सभी कुछ न्यूज ली गई है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी, काफी हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी। और इसका भी पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ADB and GEF together are launching the Asia and the Pacific Natural Capital Fund. How many regional countries make up the ADB membership? पूछा क्या गया है कि ADB और GEF मिलकर एशिया और प्रशांत प्राकृतिक पूंजी कोष लॉन्च कर रहे हैं। एडीबी की सदस्यता में कितने क्षेत्रीय देश शामिल हैं? ठीक है, यहाँ पर जीईएफ जो वर्ड है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, क्या मतलब होता है? तो जीईएफ यहाँ पर है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो एडीबी एंड ग्लोबल environment facility are launching the Asia and the Pacific Natural Capital Fund. How many regional countries make up the ADB membership? Right answer क्या हो जाएगा इसका? 49. ADB and the GEF have announced the establishment of the NSNCF यानी कि Natural Capital Fund, which is concessional fund designed to support projects that enhance food security while also protecting the and restoring natural capital in ADB's developing member countries, DMCs. ठीक है, GEF is supporting the NCF with an investment of $15 million. ADB के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग अभी वीडियो पॉज करिए, इसको देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए। ठीक है, एडीबी की, एडीबी स्टैब्लिश हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मास्को अस्कावा। मेंबरशिप है 68 मेंबरशिप इंक्लूडिंग 49 रीजनल मेंबर्स कंट्रीज इन एशिया एंड द पैसिफिक एंड 19 जो है नॉन रीजनल मेंबर्स कंट्री आउटसाइड द रीजन। ठीक है, अबाउट द एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? The RBI data compilation shows that Madhya Pradesh has the lowest daily wages for rural agriculture workers. Which state offers the highest hourly wages? बोला क्या गया है क्वेश्चन में? बोला गया है कि आरबीआई डेटा संकलन से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण कृषि श्रमिकों के लिए सबसे कम दैनिक मजदूरी है। पूछा गया है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रति घंटा वेतन प्रदान करता है? तो वो है केरला प्रेजेंट में। ठीक है, केरला पे द हाईएस्ट ₹764.3 while Uttar Pradesh and Maharashtra pay 309.3 and 303.5 respectively. The high wages in Kerala attract farm workers from the poorly paid states. Average wages from workers in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Tamil Nadu are 550.4 and 473.3 and 470 per person respectively. Wages for non-agriculture workers as per the RBI data, in case of male non-agriculture workers and lowest wages was in MP ₹246. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
कि जो आपका वेजेस होता है पर डे वेजेस, वो सबसे कम कौन पे कर रहा है, कौन सा स्टेट, वो है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, कितना पे कर रहा है, 246.3, अमाउंट भी याद रख लेना। और हाईएस्ट जो पे करता है वो करता है केरला, कितना, 764.3। इसके अलावा टॉप 3 स्टेट्स हैं केरला, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं अमाउंट के साथ। ठीक है, एवरेज भी देख सकते हैं, ये एवरेज स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, For how many years the MOU between SIDBI and Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission signify as a milestone in advancement of women-led enterprises? पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि सिडबी और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच कितने वर्षों के लिए एमओयू यानी कि समझौता ज्ञापन महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की उन्नति में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, बोला गया है कि दीनदयाल योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन डे, इसको बोलते हैं NRLM, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड Small Industry Development Bank of India is the full form of SIDBI, signed a historic MOU that marks a significant milestone in the journey of women-led enterprises in India. The MOU is set to span 2 years. The strategic partnership brings together the expertise of DAY, NRLM and SIDBI to create a transformative initiative aimed at promoting women-led enterprises among एक्सपीरियंस मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG। ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में दिया गया है सेम पॉइंट्स के साथ। ठीक है, सिडबी की हम बात करेंगे तो सिडबी एस्टैब्लिश इन 2 अप्रैल 1990। सिडबी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देती हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट होती है, इतना आपको पता होना ही चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो स्टैब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश, चेयरमैन और एमडी हैं शिवा सुब्रमण्यन रमन। और सिडबी के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंट की सिडबी इज एन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। इट इज द जुडिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, from what percentage of the consumer credit exposures of commercial banks is subject to a 25% increase in risk weight as directed by the RBI? बोला गया है कि RBI के निर्देशानुसार वाणिज्यिक बैंकों के यानी कि कमर्शियल बैंक्स के उपभोक्ता ऋण जोखिम के कितने प्रतिशत से जोखिम भार में 25% की वृद्धि होती है। 100% इज द राइट आंसर। ठीक है, RBI has asked institutions to increase the risk weights with respect to consumer credit exposure of commercial banks by 25% to 125% from 100% merely a month after flagging the high growth in certain components of consumer credit and asking NBFCs banks to strengthen internal surveillance mechanism। बोला क्या गया है कि उपभोक्ता ऋण ने कुछ घटकों में उच्च वृद्धि, ठीक है, कितना जो है रिस्क जो है वो हाई, ठीक है, उच्च वृद्धि को चिन्हित करने और पूछने के 1 महीने के बाद ही भारतीय रिजर्व बैंक ने संस्थानों से कमर्शियल बैंकों को उपभोक्ता ऋण जोखिम के संबंध में जोखिम भार को 100% से 25% से बढ़ाकर 125% करने के लिए कहा है। एनबीएफसी बैंक आंतरिक निगरानी तंत्र को भी मजबूत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है The 25% risk weight increase applies to personal loans but excludes certain categories such as housing loans, education loans, vehicle loans and loans secured by gold and gold jewelry। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, which section of the RBI Act, Reserve Bank of India Act 1934 has the Reserve Bank of India advised Bajaj Finance Limited to stop approving and disbursing loans under the e-com and Insta EMI card products। ठीक है, बोला गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को अपने ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड उत्पादों के तहत ऋण स्वीकृत और वितरित करना बंद करने की सलाह दी है। क्या एक्ट है, तो सेक्शन 45L1B। ठीक है, RBI under section 45L of the RBI Act 1934 has directed Bajaj Finance Limited to cease the section and disbursal of loans under the e-com and Insta EMI card product। बोला गया है
इसमें कि आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45L(1)(b) के तहत बजाज फाइनेंस लिमिटेड को अपने ई कॉम और इंस्टा ईएमआई के तहत ऋणों की मंजूरी और वितरण करने का निर्देश दिया है। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। The directive is effectively immediately requiring Bajaj Finance to stop the sanction and disbursal of loans under the specified products. The auction is result of Bajaj Finance non-compliance with certain norms specifically related to the digital lending guidelines of the RBI. सेम आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, तो फाउंडेड इन 25 मार्च 1987, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, सीईओ है राजीव जैन। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ बजाज फिनसर्व इज एन इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी as per the 2023 list of NBFC issued by the RBI. Bajaj Finance Limited holds the second position in the upper layer based and scale based regulation guidelines. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? The IMPS channel has been taken offline by UCO Bank as a precautions. In IMPS, what is the maximum transfer limit? पूछा गया है कि यूको बैंक ने एहतियात के तौर पर आईएमपीएस चैनल को ऑफलाइन कर दिया है। आईएमपीएस में अधिकतम स्थानांतरण सीमा जो है वो कितनी है? अमाउंट आपसे पूछा गया है ऑप्शन के साथ, तो वो है ऑप्शन डी ₹5 लाख। ठीक है, The government owned UCO Bank has suspended online IMPS. फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। ट्रांसफर टेम्परेरी IMPS ऑफर एन इंस्टा 24/7 इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर सर्विस कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग पर्सन टू अकाउंट एंड पर्सन टू मर्चेंट रेमिटेंस विया मोबाइल इंटरनेट एंड ATM। ठीक है, बोला क्या गया है इसमें? हिंदी में देखना है आपको, आप देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो हिंदी में है। सरकार के स्वामित्व वाले यूको बैंक ने ऑनलाइन तत्काल भुगतान प्रणाली यानी कि आईएमपीएस हस्तांतरण को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। आईएमपीएस एक त्वरित 24/7 इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है जो मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से खाते और व्यक्ति से व्यापारी प्रेषण संसाधित करने में सक्षम होता है। यानी कि सिंपल अगर उसको बोलेंगे इंग्लिश में तो पर्सन टू अकाउंट एंड पर्सन टू मर्चेंट। ठीक है, रेमिटेंसेस विया मोबाइल, इंटरनेट एंड एटीएम्स। कुछ मैंने आपको यहाँ पे टेबल के थ्रू समझाया है। व्हाट इज द डेली ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ आईएमपीएस? क्या है? ठीक है, तो लिमिट ऑन मिनिमम ट्रांसफर लिमिट ₹1 INR 1। ठीक है, सॉरी INR 1 लिमिट अमाउंट है। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट है कितना? मैंने यहाँ पे बताया अभी आपको, यही तो हमने डिस्कस किया था ना, कितना अमाउंट हुआ है मैक्सिमम, कितना से पूछा गया था ना क्वेश्चन में, ₹5 लाख। ट्रांजेक्शन फी, द स्मॉलेस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट INR 5, द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट इन INR 25। However, taxes could also be imposed on the transaction. ये है टेबल, इसको आप देख सकते हैं। यूको बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1943 में। हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, फाउंडर है GD बिरला, MD CEO अश्विनी कुमार। यूको बैंक formerly United Commercial Bank is a central public sector banks under the ownership of the Ministry of Finance, Government of India. Next question. The World Bank's president is अजय बांगा। ठीक है, विश्व बैंक के अजय बांगा कौन से प्रेसिडेंट बने हैं? कौन से का क्या मतलब है? 12, 13, 14, 15। क्योंकि जो आपको पता होगा, मैं आपको हर अपनी आरबीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बताती हूँ कि अभी हमारे आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें 26वें 25th एंड 26 गवर्नर हैं। तो ये पूछा गया है कि अजय बांगा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो कौन से प्रेसिडेंट बने हैं? 12th, 13, 14 या फिर 15? तो वो 14th हमारे प्रेसिडेंट हैं, 14वें, 14। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक 14th प्रेसिडेंट इज अजय बांगा। ठीक है, ये है अजय बांगा, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इससे पहले ये किसके थे? मास्टरकार्ड के थे। ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था वर्ल्ड बैंक? 7 जुलाई 1944। वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है अजय बांगा, 14। देखो, ये देखो लिखा हुआ है। और वर्ल्ड बैंक इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट
to the governments of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects। मैंने एक बार आपको डिस्कस किया था क्या डिफरेंस हो जाता है लोन प्रोवाइड कराने में। लोन तो दे रहे हैं ना सभी, वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, आईएमएफ भी दे रहा है, डिफरेंस क्या था ये डिस्कस किया था एक बार जो पुरानी क्लास थी उसमें। देखा है किसी ने तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या डिफरेंस है वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, in which year will Bangladesh achieve its objective of leaving the least developed country LDC category by 2026 and moving closer to vision। तो बांग्लादेश किस वर्ष 2026 तक सबसे कम विकसित देश श्रेणी को छोड़ने और विजन के करीब पहुंचने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा? कब तक करेगा? तो 2041 तक करेगा। ठीक है, बांग्लादेश। The World Bank and Bangladesh have signed 5 financing agreements amounting to over $1.1 billion to support the country in achieving resilient and inclusive growth. The 5 projects cover diverse areas including early childhood development, urban primary health, secondary education, river bank protection and navigability। ठीक है, ये है 5 जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इनके बारे में बात हो रही है। और नेक्स्ट है गैस डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। द प्रोजेक्ट आल्सो contribute to Bangladesh goals of graduating from least development country LDC status by 2026 and advancing towards vision 2041। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, फिर से आप लोग देखना चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to offer loans to dealers, distributors, last mile retailers and other businesses, Mastercard has partnered with the UGRO Capital। When was Mastercard established? पूछा गया है इसमें कि डीलरों वितरकों अंतिम मील खुदरा विक्रेताओं और अन्य व्यवसायों को ऋण प्रदान करने के लिए मास्टरकार्ड ने यूग्रो कैपिटल के साथ साझेदारी की है। मास्टरकार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये लो, ये क्वेश्चन बन गया है। तो मास्टरकार्ड बना था 1966 में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक 1944 में। पेमेंट कंपनी मास्टरकार्ड announced a partnership with MSME lender UGRO Capital to offer short-term loans as a digital supply chain financing solutions to dealers, distributors, and last-mile retailers, among other small merchants and women entrepreneurs। ठीक है, the collaborations with UGRO Capital aligned with Mastercard earlier announcement to get 1 billion people and 50 million micro and small businesses, including 25 million female entrepreneurs, into the digital economy by 2025। ठीक है, मास्टरकार्ड जो क्वेश्चन में पूछा है, मास्टरकार्ड established on 1966। सेम कंटेंट आपको यहाँ पे हिंदी में दिया गया है विद सेम पॉइंट्स। ठीक है, मास्टरकार्ड एस्टैब्लिश्ड फाउंडेड इन 1966, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में, और इसके सीईओ हैं माइकल माइबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी इयर्स डज द आरबीआई टेक टू सीज कंट्रोल ऑफ मुंबई अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक एंड डिसॉल्व द बोर्ड। तो आरबीआई को मुंबई के अभ्युदय सहकारी बैंक का नियंत्रण जब्त करने और बोर्ड को भंग करने में कितने साल लगेंगे? ओनली 1। ठीक है, in yet another instance of the regulator taking action against a bank due to governance related concerns, RBI had superseded the board of Abhyuday Cooperative Bank for a period of 12 months। तो ये बोला गया है इसमें कि शासन संबंधी चिंताओं के कारण किसी बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने वाले नियामक के एक और उदाहरण में आरबीआई ने अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड को 12 महीने की अवधि के लिए भंग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सत्य प्रकाश पाठक, former chief general manager of SBI, has been appointed as the administrator to manage the affairs of अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक during this period। तो इस अवधि के दौरान अभ्युदय सहकारी बैंक के मामलों के प्रबंधन के लिए एसबीआई के जो पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सत्य प्रकाश पाठक को प्रशासन ने नियुक्त किया गया है, प्रशासन के द्वारा। This action was necessitated due to certain material concerns emanating the poor governance standards observed in the bank. While the RBI has suspended the board, it clarified that no business restriction have been imposed on bank। ठीक है,
सेम कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। बात करेंगे अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक की, तो फाउंडेड इन जून 1967, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और एमडी है इसके सीतारमन सी घनरट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, HSBC India collaborates with UK Export Finance to assist Indian MSME. UK Export Finance was founded in which year? HSBC India ने भारतीय MSME की सहायता के लिए UK एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ सहयोग किया है। UK एक्सपोर्ट फाइनेंस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1919 में हुई थी, 1919 में। ठीक है, HSBC का फुल फॉर्म पता होगा, नहीं पता है तो एक बार फिर से आपके लिए HSBC का फुल फॉर्म हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HSBC ये इंडिया है तो इंडिया, HSBC इंडिया, एंड यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस का UKEF, United Kingdom Export Credit Agency, intended to establish a financing program of up to 100 million euro to support Indian micro, small and medium enterprises and corporates for financing their import from the UK. The partnership is expected to enhance the availability of credit for Indian MSME and boost trade ties between the two countries. ठीक है, सेम अदर पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इनको आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। HSBC के बारे में बात करेंगे, HSBC इंडिया के बारे में। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड 1853 मुंबई महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर हितेंद्र दवे इसके CEO हैं अभी। और अबाउट द यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस, फाउंडेड इन 1919, हेडक्वार्टर लंदन और इसके CEO है टिम रेड। और यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस इज द ऑपरेटिंग नेम ऑफ द ECGD, व्हाट इज द फुल फॉर्म, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी डिपार्टमेंट, विच इज द यूनाइटेड किंगडम एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी एंड ए मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट। ये जो पॉइंट्स है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो पता होनी ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसको अभी ही पॉज करके या PDF से जैसे भी हो या फिर आपको सुटेबल लगे इसको पढ़िए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। किसी भी का मतलब है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank board has given Chandrasekhar Ghosh permission to serve as its MD for an additional 3 years? तो यहाँ पे समझ में आ जाता है अगर आपने पढ़ा होगा कि चंद्रशेखर घोष जो है वो किस बैंक के MD रहे हैं अभी तक। समझ में आ गया, तभी तो उनको आगे के टेन्योर के लिए, एडिशनल टेन्योर्स के लिए उनको सहमति या वो अनुमति मिली है, परमिशन मिली है। ठीक है, तो चंद्रशेखर घोष अभी तक थे बंधन बैंक के। ठीक है, तो विच बैंक बोर्ड, बंधन बैंक बोर्ड, ऑब्वियसली बंधन बैंक के थे तो वही बैंक ने अभी कंटिन्यू किया है आगे। बंधन बैंक हैज गिवन चंद्रशेखर घोष परमिशन टू सर्व एज इट MD फॉर एन एडिशनल 3 years। तो एडिशनल 3 years के लिए इनको फिर से MD बनाया गया है बंधन बैंक के द्वारा। ये कुछ इंफॉर्मेशन है इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके। चंद्रशेखर घोष जो है करंटली टेन्योर एज MD एंड CEO बंधन बैंक की, सेट टू एक्सपायर ऑन जुलाई 9, 2024। ठीक है, फिर उनको 3 साल के लिए उनका एडिशनल बढ़ा दिया गया है। रेगुलेटरी प्रोविजंस रिक्वायर्स द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन टू फॉर रीअपॉइंटमेंट टू द RBI एट लीस्ट 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द करंट टर्म। ठीक है, इसकी रिगार्डिंग ये सेम जो आपको अभी ये पॉइंट्स दिए थे सामने, ये भी जो पॉइंट है इंग्लिश में, ये पॉइंट है आपके हिंदी में, सेम पॉइंट। ठीक है, बंधन बैंक की हम बात करेंगे तो अभी देखिए प्रेजेंट में इसके चंद्रशेखर घोष है ना, आपको सारे बैंक के MD CEO पता होने चाहिए। ठीक है, बंधन बैंक की बात करेंगे 2015 फाउंडेड ईयर है, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल, और टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। किसका टैगलाइन है, बंधन बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लक्ष्मी रामकृष्णन श्रीनिवास हैज बीन अपॉइंटेड एज अ साउथ इंडियन बैंक एडिशनल डायरेक्टर। व्हिच बैंक डिड शी प्रीवियसली वर्क फॉर? वह पहले किस बैंक के लिए काम करती थी? किनका नाम है, लक्ष्मी रामकृष्णन श्रीनिवास। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त डायरेक्टर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले वो साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस बैंक में थी, साउथ इंडियन बैंक। Renowned banking expert Lakshmi Ramakrishnan Srinivas has been appointed as additional director of South Indian Bank. She will be the non-executive independent director for 3 years from the 20th November 2023 with an extensive 38 years background in the banking industry. Lakshmi has previously served as the Chief General Manager of State Bank of India as highlighted in a statement by South Indian Bank. ठीक है,
ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने देखना है। हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक की, तो फाउंडेड इन 1929, थ्रीसुर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी है अभी प्रेजेंट में PR शेषाद्री, और टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच $1 million इन द ADB लोन टू L&T फाइनेंस इंटेंडेड टू एम्पावर इंडियन वुमेन फार्मर एंड MSME। बोला गया है कि भारतीय महिलाओं, किसानों और MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ADB ने L&T फाइनेंस को कितने $1 million का ऋण दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, $125 million। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी L&T फाइनेंस हैज साइंड अ $125 million लोन पैक्ट विद द ADB to support financing in rural and peri-urban areas in India, particularly for women borrowers। ठीक है, the funding comprises a loan of up to $125 million from ADB and agreement to syndicate an additional $125 million co-financing from other development partners. At least 40% of the process is allocated for women borrowers, while the rest will support farmers, micro, small and medium enterprises and loan to purchase न्यू 2-wheeler अमंग अदर्स। ठीक है, पूछा गया है कि भारतीय महिलाओं और किसानों और MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने L&T लार्सन एंड टर्बो को कितना मिलियन ऋण दिया है, तो $125 million का लोन दिया है। ठीक है, पर्पस आपने देख लिया ना कि क्यों दिया है ये लोन, टू एम्पावर इंडियन वुमेन फार्मर्स एंड MSME। ओके, next question, what is the total amount of penalties that RBI imposes on non-compliance for Citibank, Bank of Baroda and Indian Overseas Bank? राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.34 करोड़ रुपीस RBI, Citibank, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर गैर अनुपालन पर कल कुल कितना जुर्माना लगाता है, तो 10.34 करोड़ रुपीस। RBI has imposed penalties amounting to 10.34 crore rupees. RBI imposed a fine of rupees 1 crore on Indian Overseas Bank for non-compliance with certain directions issued by it on loan and advances, statutory and other restrictions. Citibank is fined rupees 5 crore for non-compliance with various directions, including operational guidelines, managing risk and code of conduct and outsourcing of financial services by banks and the depositors education and awareness fund schemes 2014। सेम कंटेंट आप लोग देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये आपको हिंदी में मिल जाएगा सेम कंटेंट। इंपॉर्टेंट ये जो ब्लू मैंने आपको दिया है, रिसेंट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो देखते हैं। ऑन 23rd of November द RBI इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी और 5 कोऑपरेटिव बैंक्स ₹2.5 लाख। ठीक है, ये सारा ही आपको इन सारे कोऑपरेटिव बैंक्स का आप देख सकते हैं, अमाउंट के साथ दिया गया है। RBI के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, RBI established 1 April 1935 मुंबई महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर शक्तिकांता दास, गवर्नर 4, डेप्यूटी गवर्नर्स के नेम भी आपको दिए गए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which bank has partnered with HDFC Life in a strategic business alliance to provide its clients with life insurance product? तो किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए रणनीतिक व्यापार गठबंधन में HDFC लाइफ के साथ साझेदारी की है, तो वो की है कर्नाटका बैंक ने। ठीक है, कर्नाटका बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट टाई अप विद HDFC लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। द पार्टनरशिप is a testament to the stated commitment to offer customers a range of innovative and customer-centric financial solutions. HDFC Life Insurance Company Limited is a long-term life insurance provider offering individual and group insurance services. बोला क्या गया है इसमें, बोला गया है कर्नाटक बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेशकश करने के लिए HDFC लाइफ के साथ एक रणनीतिक कॉर्पोरेट गठजोड़ किया है। यह साझेदारी ग्राहकों को नवीन और ग्राहक केंद्रित वित्तीय समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करने की घोषित प्रतिबद्धता का प्रमाण है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक दीर्घकालिक जीवन बीमा प्रदाता है जो व्यक्तिगत और समूह बीमा सेवाओं प्रदान करता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। फाउंडेड इन 14th of August 2000, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफरिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सर्विसेज। अबाउट द कर्नाटका बैंक, एस्टैब्लिश्ड इन 18th of February 1924, हेडक्वार्टर है मैंगलोर कर्नाटका में। MD है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपने पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नवंबर
2015, the RBI released the first batch of SGB at a price of rupees 2,684 per gram. The SGB will have an 8-year term with the opportunity to redeem early after how many number of years? तो नवंबर 2015 में RBI ने SGB का पहला बैच 2,684 प्रति ग्राम की कीमत पर जारी किया। SGB का कार्यकाल 8 साल का होगा। कितने वर्षों के बाद जल्दी भुगतान का अवसर मिलेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 years इज द राइट आंसर। द टेन्योर ऑफ SGB, the tenure of SGB will be for a period of 8 years with an option of premature redemptions after the 5th year. ठीक है, investor in the inaugural tranche of sovereign gold bond, SGB का फुल फॉर्म पता ही होगा इसलिए इतने बार बता नहीं रही मैं। sovereign gold bond फुल फॉर्म है SGB, who have held on to their investment until maturity are poised to receive significant returns as gold price have more than doubled in the last 8 years. The first tranche of SGB was issued by the RBI in November 2015 at 2,684 पर ग्राम। ठीक है, इन अक्टूबर 2023 यानी कि अक्टूबर 2023 में RBI ने SGB के समय पूर्व मोचन के लिए 6,079 प्रति यूनिट का मोचन घोषित किया है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ मेनी डायरेक्टर्स वुड हिंदुजा ग्रुप अपॉइंट टू द बोर्ड ऑफ आरकेएफ बाय आरबीआई इफ द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी? यदि समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आरबीआई के द्वारा हिंदुजा समूह आरकेएफ के बोर्ड में कितने निदेशकों की नियुक्ति करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। ठीक है, आरबीआई grants approval for Hinduja Group resolutions plan for Reliance Capital (RCAP), paving the way for the group takeover of RCAP. RBI approves Hinduja Group to appoint 5 directors on the board of RCAP contingent upon the National Company Law Tribunal approval of the resolutions plan. ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विनय टॉन्स इज नेम्ड बाय द गवर्नमेंट एज द एमडी ऑफ एसबीआई फॉर 2 years पीरियड। विच ईयर डिड ही स्टार्ट एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो विनय टॉन्स जो है उनको एमडी अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। पूछा गया है कि उन्होंने एसबीआई में अपने प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में किस वर्ष शुरुआत की थी? तो 1988 में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था विनय टॉन्स ने। ठीक है, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपॉइंटेड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर विनय टॉन्स एज द एसबीआई एमडी फॉर 2 years till 30 of November 2025. The post fell vacant after Swaminathan Janakiraman was appointed as the deputy governor of the Reserve Bank of India. ठीक है, he joined the State Bank of India as a probationary officer in 1988. Throughout his tenure, he worked at different locations in India as well as abroad. ठीक है, next question. Which bank collaborated with the top seeded shuttle in India, HS Pranav? ठीक है, पूछा गया है कि किस बैंक ने भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त शटलर HS प्रणॉय के साथ सहयोग किया है? तो वो किया है फेडरल बैंक ने। किस बैंक ने किया है? फेडरल बैंक ने किया है। Federal Bank collaborated with the India's top seeded shuttler HS Pranoy. HS Pranoy is currently world number 8 and recipient of the men's single bronze medal in the recent Asian Games. HS Pranoy bronze medal at the Asian Games is significant, marking the first time 41 years since Syed Modi won a bronze in men's single at the Asian Games. Within the framework of this annual partnership, Federal Bank will assume the role of Pranoy exclusive banking पार्टनर। ठीक है, तो फेडरल बैंक ने भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त शटलर HS प्रणॉय के साथ सहयोग किया है। HS प्रणॉय वर्तमान में विश्व के नंबर 8 पे हैं और हाल ही में एशियाई खेलों में पुरुष एकल में कांस्य पदक प्राप्त किया है। फेडरल बैंक की हम बात करेंगे, हेडक्वार्टर है इसका आलोवा कोच्चि केरला में, एमडीसीओ है श्याम श्रीनिवासन, टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What percentage of SBI net profit increased year over year from 13,264.5 crore in Q2 financial year 23 to 14,330 करोड़? SBI का शुद्ध लाभ साल दर साल कितना प्रतिशत बढ़ गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8%। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक SBI released its July to September quarter result. Net profit SBI recorded at 8% year-on-year increase in net profit, rising from 13,264.5 crore rupees in Q2 financial year 23 to rupees 14,330 crore net interest income. The bank's NII witnessed a substantial growth at 12.3% compared to the same period last year, reaching 39,500 crore. Additionally, there was a 21.6% growth in other source of income, bringing it to the 10,790 crore rupees. ये इस SBI के रिगार्डिंग है इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं एक बार। इस्टेब्लिशन 1 जुलाई 1955, कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, दिनेश कुमार खारा चेयरपर्सन है। सीएफओ कौन है इसके? कामेश्वर राव कदावंती। सीएफओ क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, एसबीआई इज एन इंडियन मल्टीनेशनल public sector bank and financial services statutory body. The union government holds 57.5% stake in the country's largest lender SBI. This is the lowest stake the government holds in any PSU banks. Next question. IDBI Banks hires EY to find purchasers for debt totaling rupees 4,000 crore. How many months is the timeline that the bank has set to EY? बोला गया है इसमें कि आईडीबीआई बैंक ने कुल कितने रुपए के ऋण के लिए खरीदार ढूंढने के लिए ईवाई को नियुक्त किया है। 4,000 करोड़ बैंक ने ईवाई के लिए कितने महीने की समय सीमा निर्धारित की है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6.5। ठीक है, 4,000 crore distressed debt portfolio is under the SASF, Stressed Asset Stabilization Fund. The bank has set a timeline of 6.5 months to EY to complete the sale of distressed debt portfolio. About the IDBI Bank. IDBI बैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। फाउंडेड इन 1 जुलाई 1964, हेडक्वार्टर है मुंबई, एमडी सीईओ है इसके अभी राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? For how many years was Ashok Vaswani appointed Kotak Mahindra Bank's MD and CEO? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। अशोक वासवानी को 3 वर्षों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है। The board of directors of Kotak Mahindra Bank Limited appointed Ashok Vaswani as MD and CEO. सेम कंटेंट इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में दिए गए हैं, इनके कुछ हिंदी में भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडर है इसके उदय कोटक, और कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, फाउंडेड इन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है 8 million new female clients were drawn to the microfinance industry MFI in financial year 23. When was MFI established? पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2013 में 8 मिलियन नई महिला ग्राहक माइक्रोफाइनेंस उद्योग की ओर आकर्षित हुई हैं। MFI की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2009 में। ठीक है, MFI is the country added 80 lakh new women client to its fold during 22-23, taking the total number of low-income women clients to 6.64 crore across 729 districts throughout 12.96 crore active loans as of March 2023. ठीक है, according to इंडिया माइक्रोफाइनेंस रिव्यू फाइनेंशियल ईयर 2023, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क की हम बात करेंगे तो फाउंडेड इन 2009, आलोक मिश्रा सीईओ हैं। द माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN सर्व्स एज एन एसोसिएशन फॉर द माइक्रोफाइनेंस सेक्टर इन इंडिया विद इट्स member organization representing the leading microfinance institutions in the country. Next question. After the pandemic, NBFC MFI microfinance institutions portfolio at risk has progressively improved with the change in how many days PAR. तो महामारी के बाद NBFC MFI के पोर्टफोलियो एट रिस्क के उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। कितने दिनों के PR में बदलाव हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है,
Portfolio at risk (PR) for NBFC MFI microfinance institutions has gradually improved post-pandemic, with over 30 days PAR falling from a peak of 22.44 in June 2021 to 10.5% in March 2023. ठीक है, MFI gross NPA fell to 2.7% in financial year 23 from 5.6% financial year 22 and 5.2% in FY financial 21 according to the microfinance industry. ठीक है, as India's microfinance review in financial year 23 titled Micro Matters macro व्यू. ठीक है, माइक्रो व्यू नहीं है, मैक्रो व्यू है, दोनों याद रख लेना. सेम यहाँ पे आपको हिंदी में कंटेंट मिल जाएगा. चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The government issued the first sovereign green bonds in the current fiscal year, successfully raising rupees 5,000 crore. What proportion of the coupon rate was applied when the 5-year papers were issued? So 7.25% is the right answer of this question. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स. यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स की बात हुई है. देखिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात हुई है ना. तो ग्रीन बॉन्ड्स आर द बॉन्ड इशूड बाय एनी सॉवरेन एंटिटीज, intergovernmental groups and alliance and corporations with the aim that proceeds of the bonds and utilize the project classified as environmentally sustainable. The framework for the sovereign green bonds was issued by the government on November 9th, 2022. Okay, next question. RBI buy 9 tons of gold between July and September of 2023 following the trend of central bank gold acquisitions. What is the total amount of gold in tons purchased by the RBI so far? तो सेंट्रल बैंक के सोने के अधिग्रहण की प्रवृत्ति के बाद आरबीआई ने जुलाई और सितंबर 2023 के बीच 9 टन सोना खरीदा. आरबीआई द्वारा अब तक खरीदे गए टन में सोने की कुल मात्रा कितनी है? तो वो है 19.3. RBI purchased 9 tons of gold in the September quarter, contributing to the 337 tons purchased by global central banks and underscoring the importance of gold as a diversifier of its total reserve. As of the end of September, India's official gold reserve reached 806.7 tons, positioning it at the 10th spot globally according to the WGC World Gold Council. क्लियर? WGC की हम बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर है लंदन में. ठीक है, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल is an international organization formed in 1987 by some of the world's most forward thinking mining companies. मेंबर की बात करेंगे तो the World Gold Council 33 members are some of the world most forward thinking gold mining companies. ये इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को याद रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Singapore and US have been added to the YONO Global app by State Bank of India. In how many countries does SBI currently provide YONO Global services in? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका को योनो ग्लोबल ऐप में जोड़ा गया है. एसबीआई वर्तमान में कितने देशों में योनो ग्लोबल सेवाएं प्रदान करता है? तो वो करता है 9 कंट्रीज में. ठीक है, SBI is set to launch the YONO Global app in Singapore and US. The expansion aims to offer digitized remittance and other financial services to SBI customer in these regions. ठीक है, विद्या कृष्णन डेप्यूटी MD of SBI engaged in discussion with Singapore based digital platform enables local regulators and monetary authority of Singapore for the app's launch. Presently, SBI offer YONO Global service in 9 countries. In September 2019, it started with the UK operations. SBI is integrating the YONO Global app with PayNow, a digital payment system in Singapore. Clear? Next question. What percentage of the existing service discount is available to passenger booking digital QR based tickets using the फोन पे स्विच प्लेटफॉर्म? तो फोन पे स्विच प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल क्यूआर आधारित टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मौजूदा सेवा छूट का कितना प्रतिशत उपलब्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20%. Chennai Metro Rail Limited has partnered with PhonePe to introduce digital QR-based ticketing for metro travelers. Metro passengers in Chennai now have the option to bypass long queues at metro station and ticketing
ticket counters by opting for seamless digital QR based tickets. Passenger can book digital QR based tickets through the PhonePe switch platform, which also offer the existing 20% discount on the service. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सेम पॉइंट आप हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द S&P ग्लोबल प्रोजेक्ट्स दैट द NPAs of Indian banks will increased by what percentage by the end of fiscal year 23-24। तो S&P ग्लोबल का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक भारतीय बैंकों की NPA में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो वो आएगी 4.5% की। S&P ग्लोबल प्रोजेक्ट्स डिक्रीज द इंडियन बैंक्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू 4.5% by the end of fiscal year 23-24 and a further reductions to 3.5% by the end of the fiscal year 24-25। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग है, सेम कंटेंट आप देख सकते हैं, हिंदी में यहाँ पर दिया गया है आपको, ये सारे पॉइंट्स भी हिंदी में है। S&P ग्लोबल की बात करेंगे हम तो उसका फाउंडेड इन 1917, हेडक्वार्टर है मैनहट्टन न्यूयॉर्क यूएस में, और प्रेसिडेंट CEO है डगलस एल पैटरसन, और S&P ग्लोबल इज एन अमेरिकन पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, थ्रू इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड द RBI permits qualified jewelers to import silver. How many days would the RBI allow authorized jewelers importing silver to send payment in advance? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 11। RBI issued a notification permitting qualified jewelers to import silver through India International Bullion Exchange IFSC Limited in the same way that gold imports are permitted. Imports banks have been directed by the RBI to permit qualified jewelers importing silver to remitted advances payment for 11 days. The align with the existing situation for gold imports. Qualified jewelers eligible for importing silver are those as notified by the International Financial Services Center Authority IFSCA। सेम कंटेंट इसके रिगार्डिंग दिया गया है आपको हिंदी में। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, The Federal Bank news release states that the maximum daily cumulative usage restrictions for UPI Lite for how much rupees per day। तो फेडरल बैंक की समाचार विज्ञप्ति में कहा गया है कि UPI Lite के लिए अधिकतम दैनिक संचयी उपयोग प्रतिबंध प्रतिदिन कितने रुपये है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ₹4000। फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड द UPI Lite functionality for small value digital payments। The process involves logging in, accepting terms and conditions, specifying the amount, selecting the linked bank account and confirming the request with their UPI PIN। According to the Federal Bank press release, the transactions limit for UPI Lite are as follows। क्या क्या बोला गया है इसमें, पर ट्रांजेक्शन लिमिट अप टू ₹500, मैक्सिमम कम्युलेटिव यूजेज आप पर डे ₹4000। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैक्सिमम बैलेंस इन UPI Lite अकाउंट एट एनी पॉइंट इन टाइम ₹2000। ठीक है, सेम कंटेंट आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला गया है, विच बैंक लेटेस्ट कमर्शियल, क्या बोला गया है, करो बचाने की शुरुआत बचपन से, हैज एन इनोसेंट चाइल्ड मेकिंग प्रॉमिस फॉर ए लेविश दिवाली सेलिब्रेशन। तो किस बैंक ने नवीनतम विज्ञापन करो बचाने की शुरुआत बचपन से में एक मासूम बच्चा भव्य दिवाली मनाने का वादा करता है, राइट आंसर किस बैंक का है, फेडरल बैंक का। ठीक है, फेडरल बैंक लेटेस्ट एड फिल्म टाइटल करो बचाने की शुरुआत बचपन से फोकसेस ऑन ए चाइल्ड ईशान मेकिंग इनोसेंट प्रोमिसेस टू एनहांस द नेक्स्ट दिवाली फॉर द एंटायर फैमिली। करो बचाने की शुरुआत बचपन से इज ए कैंपेन दैट सेंटर्स अराउंड अ यंग protagonist Ishan, whose aspirations are funneled by the guidance of his supportive mother. The heartwarming campaign underscores the significance of starting saving early in the childhood as a crucial step towards financial empowerment। ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो फेडरल बैंक हेडक्वार्टर है एलोवा कोची केरला, श्याम श्रीनिवासन MD/CEO, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर टैगलाइन है 23rd of April 1931 एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, इन रिस्पॉन्स ऑफ एक्सिस बैंक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इन रिस्पॉन्स ऑफ एक्सिस बैंक रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस द RBI fined them 90.92 lakh। How much amount was charged to Manappuram Finance?
पूछा गया है। एक्सिस बैंक के नियामक और गैर अनुपालन के जवाब में आरबीआई ने उन पर 19.92 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। मणप्पुरम फाइनेंस से कितनी राशि ली गई है? तो 42.78 लाख इज द राइट आंसर। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड सर हैज बीन पेनलाइज्ड ₹42.78 lakh for non-compliance in certain provisions of the non-banking finance company systematically important NDT यानी कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016। ठीक है, सेम कंटेंट की पॉइंट्स के साथ आपको हिंदी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच बैंक फॉर्म्स कोलैबोरेशन विद बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? तो जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए किस बैंक ने बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ सहयोग किया है? तो कर्नाटका बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटका बैंक हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट टाई अप विद द बजाज Allianz Life Insurance Corporation Limited, one of India's leading private life insurer, to distribute life insurance products to its customer. This collaboration is designed to leverage the strength of BLIC product capabilities and Karnataka Bank large customer base with the wide distributions of over 900 branches across India. These offerings will cater to various life stages and financial needs, ensuring that customer receives structured insurance solution aligned with their requirements. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है which nation will get $553 million in funding from the US International Development Finance Corporation for the Adani Group Port Terminal Project? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अडानी ग्रुप की पोर्ट टर्मिनल परियोजना के लिए किस देश को यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से $553 मिलियन की फंडिंग मिलेगी? तो वो है श्रीलंका। ठीक है, The United States International Development Finance Corporation has committed $553 million for the development of the Adani Group Deepwater Shipping Container Terminal in the Port of Colombo, Sri Lanka. The West Container Terminal in the Port of Colombo is being developed by the consortium comprising Adani Ports and SEZ John Kears Holding at the Sri Lanka Ports Authority. Adani Ports hold a 51% stake in the container terminal of the port, which also has a terminal run by the China Merchants Ports Holding Corporation Limited. ठीक है, इसी के रिगार्डिंग सेम कंटेंट आपको हिंदी में दिया गया है। बात हम करेंगे यहाँ पे अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन डीएफसी की। तो एस्टैब्लिश्ड इन December 20, 2019, वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर। सीईओ है इसका स्कॉट ए नैथन। और द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि DFC इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्राइमरली इन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है हमारा नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का थर्ड पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ आप लोग नीचे से ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको जैसा पढ़ाया गया है क्लास में एज इट इज ऐसा ही मिलेगा, इतने ही नोट्स के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सभी कुछ आपको मिलेगा। और यहीं पे हमारा कंप्लीट हुआ नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जल्दी मैं दिसंबर का फर्स्ट पार्ट लेके आऊंगी और आप लोग मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अभी जो भी वीडियोस आएंगे सबके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।